Hello students, in today's class we shall see and we shall learn how we can import and how we can export data from MySQL table to data frame and from data frame to MySQL table. Actually ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 CBSE इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोर्स कोड 065। ये जो टॉपिक है वो आपके फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो उसमें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसमें हम आज के क्लास में ये सीखेंगे कि कैसे हम MySQL को अपने फ्रंट एंड जो हमारा एप्लीकेशन है पाइथन उससे कैसे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्शन को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है और कैसे हम SQL टेबल के कंटेंट्स जो हमारे हैं उसको कैसे हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे या जो हम डेटा फ्रेम बनाए हैं उससे कैसे हम SQL टेबल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है इसको हम इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बोलते हैं। इंपोर्टिंग का मतलब फ्रॉम MySQL टेबल टू डेटा फ्रेम और एक्सपोर्टिंग का मतलब फ्रॉम डेटा फ्रेम टू MySQL। तो इसके लिए ऑलरेडी पाइथन में एक मॉड्यूल होता है लाइब्रेरी जिसका नाम है SQL Alchemy। ठीक है, तो आपको SQL Alchemy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा और इसमें दो फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं जो कि इस काम में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन होता है वो है आपका रीड SQL फंक्शन जो कि आपका इंपोर्टिंग में हेल्प करेगा और जो दूसरा फंक्शन है toSQL फंक्शन वो आपका जो है वो एक्सपोर्टिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि कैसे इस काम को किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको SQL Alchemy जो लाइब्रेरी है उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे हमने देखिए स्पाइडर एडिटर खोला हुआ है एनाकोंडा का, इसमें पाइथन 3.7 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पाइथन आइडियली यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको पिप इंस्टॉल करके SQL Alchemy लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा। तो ये आप इसको कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ इस काम के लिए जो SQL है वो आपके कंप्यूटर पे 5.5 से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में 5.5 से नीचे का कोई वर्जन है तो उसमें फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी जैसे मैं आपको अपने कंप्यूटर पे दिखा देता हूँ, मेरे कंप्यूटर पे मैंने जो MySQL स्टोर करके रखा हुआ है ये MySQL सर्वर 5.6 है। ठीक है, 5.6 वाला वर्जन है इसमें, तो इस पर ये ईजिली आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5.5 से नीचे का वर्जन कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको अपडेट करना होगा। ओके, तो इसमें चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, SQL जो Alchemy लाइब्रेरी है उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट SQL Alchemy। यहाँ पे आप आइडेंटिफायर वगैरह ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, अदरवाइज आपको ये जो मॉड्यूल नेम है इसी से आपको जो है वो इसके फंक्शंस को एक्सेस करना होगा। मैं यहाँ पे एक सिंपली SQ ले रहा हूँ आइडेंटिफायर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है पांडास की लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास एसपीडी। अब इसके बाद इसमें जो थर्ड स्टेप है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, इसमें हमको यहाँ पे एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नाम हमने यहाँ पे कौन रख लिया है। ठीक है, ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि देखिए जब तक आप MySQL जो आपका जो डेटाबेस है उसको आप अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन यानी पाइथन से उसको आप कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक आप जो है वहाँ से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक कौन नाम से एक यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे SQL Alchemy में जो फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पे यूज करके, यहाँ पे एक फंक्शन होता है क्रिएट इंजन फंक्शन, क्रिएट इंजन। इस फंक्शन को यूज करेंगे और इस फंक्शन को यूज करके यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को इस यूज करके और फिर हम एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैं इस लाइन में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ DBMS और पाइथन के बीच। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखोगे
MySQL प्लस MySQL कनेक्टर, इसके बाद कॉलन डबल स्लैश। अब आपका आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पे क्या दे रखा है, एसक्यूएल जो आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपने आईडी और पासवर्ड क्या दिया है तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अभी जैसे मैं जो यहाँ पे एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मैंने आईडी पासवर्ड जो है वो रूट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईडी और पासवर्ड रूट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे रूट से ही इसको एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा कॉलन डबल स्लैश रूट, दैट इज द आईडी नेम, इसके बाद कॉलन रूट पासवर्ड, इसके बाद लिखेंगे @ लोकल होस्ट हम यहाँ पे एक्चुअली इसलिए डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही मशीन पे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है इसको लोकल होस्ट लिखोगे। अगर आप मान लीजिए कि कोई अगर आप जो है वो डेटाबेस किसी दूसरे सिस्टम पे अगर आप यूज कर रहे हैं, आप नेटवर्क में काम कर रहे हो और डेटाबेस आपका किसी दूसरे सिस्टम पे है, तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकल होस्ट, और यहाँ पे फ्लैग आप करेंगे और डेटाबेस का ये जो आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसका आप यहाँ पे नाम दोगे। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम मेरा एम्प्लॉई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EMP, ठीक है। EMP नाम से यहाँ पे SQL में मैंने कोई डेटाबेस अगर बनाया है तो फिर मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा EMP, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हो। एक्चुअली ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये हर एक DBMS पैकेज के लिए अलग अलग होता है। आप इसके लिए आप यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है गूगल पे जाइए और यहाँ पे आपको एक वर्ड सर्च करना है, SQL Alchemy डॉक्यूमेंटेशन, SQL Alchemy डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। एक्चुअली ये जो स्ट्रिंग है ये हर एक पैकेज के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ, तो MySQL के लिए देखिए यहाँ पे ये देखिए आपका ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये आप यहाँ पे ये यूज़ करोगे, ठीक। इसी तरीके से अगर आप जो है कोई दूसरा वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो, ये कोई दूसरा अगर आप पैकेज यूज़ कर रहे हो, जैसे ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो ओरेकल के लिए दूसरा स्ट्रिंग आप वहाँ पे मेंशन करोगे। ओरेकल के लिए आप यहाँ पे नीचे दिया है कहीं इसमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है क्रिएट इंजन, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसी तरीके से ये हर एक पैकेज के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। आप कौन सा पैकेज PostgreSQL यूज़ कर रहे हैं, MySQL SQLite यूज़ कर रहे हैं, MySQL माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो सबके लिए क्या होता है, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर पे MySQL यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ये दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा फॉर मेकिंग कनेक्शन, फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन MySQL टू पाइथन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप है, इसमें हमको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। किससे, SQL टेबल से। तो पहले तो हमको SQL का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो SQL का टेबल क्रिएट करने, अभी मैं यहाँ तक मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी मैं इसको इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको एक बार रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। ये देखिए प्रोग्राम आपका सही है, और यहाँ पे ये देखिए प्रॉम्प्ट पे आ गया, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, और यहाँ तक जो हमने काम किया है वो सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, SQL में यहाँ से मैं SQL ओपन करता हूँ, और सबसे पहला मेरा काम क्या है, यहाँ पे हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज करूंगा। क्रिएट डेटाबेस, और इस डेटाबेस का नाम हम रख लेते हैं EMP, क्योंकि यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में मैंने EMP नाम दिया हुआ है अपने डेटाबेस का, तो हम यहाँ पे जो है EMP नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके, यानी डेटाबेस हमारा जो है क्रिएट हो चुका है EMP नाम से। अब हम यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस करके आप चेक कर सकते हो, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे देखिए EMP आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, EMP डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, ये डेटाबेस आपका सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम एम्प्लॉय नाम से एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, EMPL, इस टेबल का मैं नाम रखता हूँ EMPL, एम्प्लॉय। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब इसमें आपको फील्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। अभी कौन कौन से फील्ड आप दे सकते हो, EMP आप ऐसे लिखो, EID आप ले लो, EID इसको ले लेते हैं इंटीजर, नॉट नल, नॉट नल प्राइमरी की। ठीक है, ये आपका पहला फील्ड हो गया। इसके बाद नेम ले लेते हैं, नेम, ई नेम, एम्प्लॉय नेम, ई नेम मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। और इसको ले लेते हैं वैरचर। आप यहाँ पे साइज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 20। इसके बाद जो थर्ड फील्ड है या जो थर्ड कॉलम है उसको मैं ले लेता हूँ ई डेजिग्नेशन। ठीक है, DESSID, ई डेजिग्नेशन। और ये भी आपका वैरचर होगा, वैरचर। और इसको मैं इसकी साइज 10 ले लेता हूँ। इस तरीके से आप जो है कॉलम का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक दो कॉलम और क्रिएट कर लेते हैं, ई एज ले लेते हैं, ई एज। ठीक है, तो ई एज जो है ये आपका इंटीजर टाइप का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो हम ले लेते हैं ई सैलरी, ई सैलरी। और ये आपका क्या हो सकता है, फ्लोट। ठीक है, FLOAT। ठीक, ओके। आपने यहाँ पे EMPL नाम से एक टेबल क्रिएट किया। अब आप यहाँ पे DESC कमांड यूज करके आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, EMPL। ये देखिए यहाँ पे हमने इतने फील्ड बनाए हुए हैं, EID, ई नेम, ई डिजिग्नेशन, ई एज और ई सैलरी। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो टेबल आपने जो क्रिएट किया EMPL, ये क्या है, अभी ब्लैंक है। अभी आप जब सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट स्टार जो कमांड यूज करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आप EMPL एक्सेस करेंगे तो अभी आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ टेबल तो क्रिएट किया है, इसमें आपने अभी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। तो इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड होता है, आपको ऑलरेडी पता है, इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स को डिफाइन किया है उस सीक्वेंस में वैल्यू को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज। अब EID मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1। इसके बाद नेम है, तो नेम चूंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो यहाँ पे हमको कोट्स के अंदर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, ठीक, एम्प्लॉय नेम। इसके बाद ई डेजिग्नेशन, ये सपोज ये आपके एनालिस्ट हैं, एनालिस्ट। इसके बाद आपका क्या है, एज है, तो एज इनकी 29 है और सैलरी इनकी 20,000। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ले लिया और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ओके, रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया। इसके इसी तरीके से और इसमें 2-3 रिकॉर्ड में इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सेकेंड टीना, ये मैनेजर हैं, मैनेजर, इनकी एज है 28 और इनकी जो सैलरी है वो है 35,000। इस तरीके से ये आपका सेकंड रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। इस तरीके से थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। थर्ड रिकॉर्ड आपका यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, दिया,
ये डेवलपर हैं, डेवलपर, इनकी एज है 24, इनकी जो सैलरी है वो 30,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया है। आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट आर करोगे EMPL तो आपको यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी हमारा जो टेबल है EMPL टेबल, इसमें हमारे कितने रिकॉर्ड्स हैं? 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे DF इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम PD डॉट, यहाँ पे PD डॉट हम लिखेंगे, रीड एसक्यूएल फंक्शन लगाएंगे, रीड एसक्यूएल फंक्शन, और इस एसक्यूएल फंक्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस टेबल को मेंशन करेंगे जो कि टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हमारा टेबल कौन सा है? EMPL, तो यहाँ पे हम लिखेंगे EMPL। ठीक है, EMPL, और इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है, ऊपर जो हमने यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है कॉम, इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो चुका होगा। अब हम सिंपली इसको करते हैं प्रिंट, और यहाँ पे करेंगे DF। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको फिर से बंद करता हूँ। ये देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये आपका डेटा फ्रेम है, और इस डेटा फ्रेम में ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चूंकि इसका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये चूंकि 3 रो इसमें थे, तो ये आपका इंडेक्स नंबर 0 पहले रो के लिए, इंडेक्स नंबर 1 दूसरे रो के लिए, और इंडेक्स नंबर 2 तीसरे रो के लिए आपको यहाँ पे जो है मेंशन हो रहा है। ये एक्चुअली डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि आप कैसे जो है वो रीड एसक्यूएल फंक्शन यूज करके और एसक्यूएल टेबल से जो कंटेंट्स जो आपके हैं उनसे कैसे आप डेटा फ्रेम को क्रिएट करोगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं इंपोर्टिंग। ठीक है ना, इसको इंपोर्टिंग कहा जाता है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल टेबल टू डेटा फ्रेम। आप यहाँ पे जैसे अभी आप ये चाह रहे हो कि जैसे अभी यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है। अभी आपने सिंपली EMPL टेबल को आपने यहाँ पे मेंशन किया, तो इसने क्या किया, ये सभी कॉलम्स को यहाँ पे ये लेके आया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ हमको सेलेक्टेड कॉलम्स का डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो ये भी ऑप्शन होता है। तो इसमें इसके लिए थर्ड पैरामीटर यूज करेंगे हम यहाँ पे एक कॉलम पैरामीटर यूज किया जाता है, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स इज इक्वल टू, और आप यहाँ पे कॉलम्स का नाम आप मेंशन कर सकते हो, कौन कौन से आपको कॉलम चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ EID ले रहा हूँ, EID ले रहा हूँ, और दूसरा जो हमारा है उसको मैं ले रहा हूँ ENAME, और एक्चुअली इसको आपको लिस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया लिस्ट। अब इसको फिर से मैं रन करता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे अब सिर्फ आपको इस बार जो है सिर्फ 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं, EID और ENAME, EID और ENAME। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम्स जो पैरामीटर है आप इसमें लिस्ट प्रोवाइड करके आप डिजायर्ड जो कॉलम्स हैं उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एसक्यूएल में जो क्वेरीज यूज करते हैं टेबल पे, सेम क्वेरीज आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ये भी इसमें सिस्टम होता है। जैसे आप अभी जैसे ये है ना आपका, अभी जैसे मान लीजिए कि हमको उन एम्प्लॉइज का डिटेल चाहिए जिनका सैलरी जो है वो 30,000 से ऊपर है, तो उसके लिए कमांड क्या लिखते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर क्लॉज लगाते हैं, वेयर ई सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर ई सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। तो इस केस में आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड हमारा है जिसकी सैलरी जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 से अधिक है। तो अब देखो, आप कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आप क्वेरी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेरीज आप अपने टेबल पे यूज करते हैं, डेटाबेस टेबल में जो आप क्वेरी यूज करते हैं, सेम क्वेरीज आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अभी जैसे देखो मैं यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट
are from EMPL where E salary is greater than 30,000। ठीक है, अब देखिए इसका क्या आएगा आउटपुट। इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे बस एक ही रो आपका एक ही टुपल जनरेट होगा और उस टुपल का जो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होगा वो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि कैसे हम रीड एसक्यूएल फंक्शन को यूज करके और जो एसक्यूएल टेबल से जो कंटेंट है या जो डेटा है उससे कैसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम इंपोर्टिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो, यानी अगर आपके पास कोई डेटा फ्रेम है तो आप उसके कंटेंट्स को लेकर के आप उससे एसक्यूएल टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्टिंग बोलते हैं। तो अब चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए देखिए 2 एसक्यूएल फंक्शन यूज करते हैं। इन दोनों लाइंस को भी मैं नीचे से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, और उस डेटा फ्रेम से फिर एसक्यूएल टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले चलिए एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, डीएफ लगाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे डीएफ नाम से। df1 मैं ले रहा हूँ, df1 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। ठीक है, pd डॉट डाटा फ्रेम, और ये जो डेटा फ्रेम मैं बना रहा हूँ, चलिए इसको मैं डिक्शनरी से बनाता हूँ। तो डिक्शनरी में आपको ऑलरेडी पता है की वैल्यू पेयर होता है, और जो डिक्शनरी का जो की होता है वो डेटा फ्रेम का कॉलम बनता है, और जो उसके वैल्यूज होती है वो आपके रोज बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नेम, और इसका जो वैल्यू वाला पार्ट है एक्चुअली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लिस्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूँ, जैसे रवि हो गया पहला, दूसरा रिया, तीसरा जिया, चौथा ले लेता हूँ, एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, रोहन। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट की वैल्यू पेयर। सेकंड की वैल्यू पेयर मैं यहाँ पे डिफाइन कर ले रहा हूँ एज इस तरीके से, और इसका जो वैल्यू वाला पार्ट है यहाँ पे लिस्ट ले ले रहा हूँ। जैसे अभी ये हमारे पास कुछ बच्चे हैं 4, और इनका मुझे एज स्टोर करना है। तो ये 12 है, मान लीजिए ये 13 है, 13 ईयर्स, ये आपके 11 ईयर्स, और ये आपके 14 ईयर्स। ठीक है, तो अभी ये डेटा फ्रेम देखिए आपका बन गया, ये डेटा फ्रेम आपका बना है ये। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इस डेटा फ्रेम को पहले प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट df1। ओके, ये देखिए आपका डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं, नेम और एज, और ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, या इंडेक्स है ये। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इस इंडेक्स का इस इंडेक्स मतलब ये जो हमारा जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये जो हमारा इस इंडेक्स का जो डेटा फ्रेम है, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एसक्यूएल टेबल में। मतलब मैं इस डेटा फ्रेम से एसक्यूएल टेबल क्रिएट करूंगा। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, अभी मैं इसको हटा देता हूं इस लाइन को। तो इसके लिए 2 एसक्यूएल फंक्शन होता है। जैसे इसके पहले आपने देखा कि रीड एसक्यूएल फंक्शन हम यूज करते हैं,
इंपोर्टिंग के लिए। दूसरी तरीके से एक्सपोर्टिंग के लिए टू एसक्यूएल फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे df1 डॉट टू एसक्यूएल टू अंडरस्कोर, और इसमें ये फंक्शन यूज करेंगे टू एसक्यूएल फंक्शन यूज करेंगे। और यहाँ पे आप अपने इस डेटा फ्रेम तो आपका ये जो आपका जो DBMS है वो EMP ही है। इस EMP डेटा बेस में एक आपका टेबल क्रिएट होगा, और कौन सा टेबल आप क्रिएट करना चाहते हो आप यहाँ पे उसको मेंशन करो। तो मैं इस यहाँ पे जो है वो लिख ले रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल का नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे, और जो सेकंड पैरामीटर है उसमें आप जो ऊपर कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश किया था, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था, उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यानी ये प्रोग्राम देखिए आपका सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम से हमारा एक एसक्यूएल का टेबल स्टूडेंट नाम से वहाँ पे बन चुका होगा। अब हम एसक्यूएल में वापस आते हैं और चेक करते हैं कि ये टेबल बना कि नहीं। तो इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, शो टेबल्स करते हैं। इसमें शो टेबल्स कमांड यूज करते हैं, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी EMP डेटाबेस में हैं। तो शो टेबल्स यहाँ पे आप यूज करके और पता कर सकते हो कि आपके जो डेटाबेस है उसमें कितने टेबल्स हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट टेबल जो अभी हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम से बनाया, ये स्टूडेंट, ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आ चुका है, ठीक है, ये स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर सेलेक्ट स्टार अगर करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, तो ये देखिए यही हमने जो है यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। ये जो अभी हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इसको, ठीक है, ये देखिए ये डेटा फ्रेम, यही हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। और ये डेटा फ्रेम जो है यहाँ पे देखिए आपका एसक्यूएल टेबल बन रहा है, ठीक है। स्टूडेंट नाम का एक हमारा यहाँ पे टेबल बन चुका है EMP डेटाबेस में। और यहाँ पे एक चीज आप और देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो इंडेक्स नाम से एक और कॉलम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि जो डेटा फ्रेम होता है, इस डेटा फ्रेम में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स भी आपका शो होता है। तो ये जो इंडेक्स है 0 1 2 3, ये भी आपका यहाँ पे इंडेक्स डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये इंडेक्स यहाँ पे डिस्प्ले न हो, तो इसके लिए भी इसमें ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे इसके लिए एक इंडेक्स पैरामीटर होता है, इंडेक्स, और इंडेक्स इक्वल टू आप इसको फॉल्स कर दो। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो अब देखो क्या होगा, चलो एक बार फिर से इसको मैं रन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो एक वैल्यू एरर यहाँ पे आ रहा है, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हमने यहाँ पे अपडेशन किया है, और अपडेशन करने की वजह से जो स्टूडेंट नाम से तो ऑलरेडी पहले से एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको अपडेट कर रहे हैं तो फिर ये आपका एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट नाम का टेबल ये बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे एक और पैरामीटर आप यूज कर सकते हो, इफ एग्जिस्ट, ठीक है, EXIST, इफ एग्जिस्ट इज इक्वल टू, आप इसको कर दो रिप्लेस, इफ एग्जिस्ट पैरामीटर यूज करके, और यहाँ पे आप कर दो रिप्लेस, यानी नए वाले वैल्यू से इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर रन करता हूँ। ओके, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। और फिर से मैं सेलेक्ट क्वेरी यूज करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखिए अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स था, अब ये देखिए इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास में आपने देखा कि आप इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कैसे कर सकते हो, कैसे आप डेटा फ्रेम और एसक्यूएल टेबल को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए एसक्यूएल एल्चेमी लाइब्रेरी होती है, जिसमें दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, टू एसक्यूएल एक्सपोर्टिंग के लिए और रीड एसक्यूएल इंपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में
बस इतना ही। थैंक यू।